हेलो एवरीवन। आज हम सिविक्स चालू करने वाले हैं और सिविक्स का पहला चैप्टर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब लेट मी टेल यू हाउ आई टीच फिजिक्स। व्हाट आई डू इज आई डू नॉट गो अबाउट रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन। इससे क्या होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ये फिर भी ठीक है क्योंकि हम फिर उसके बाद आपको पूरा प्रॉपरली स्टोरी वगैरह बता सकते हैं। लेकिन सिविक्स का अगर हम हर लाइन रीड करेंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको हर एक पैराग्राफ का इम्पोर्टेंस बता दूंगा। आई विल नॉट रीड इट, आई विल जस्ट टेल यू द इम्पोर्टेंस। सो मैं आपको बीच में एक पॉज दूंगा जहां पे आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, और उसके बाद आपको मुझे सुनना है कि मैंने उस पैराग्राफ के बारे में आपको क्या बताया। सो एवरी टाइम व्हेन आई टेल यू दैट नेक्स्ट पैराग्राफ, तो वहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वो पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अभी आप पॉज करके पहला और दूसरा पैराग्राफ रीड कर सकते हैं और फिर आप वीडियो को वापस प्ले करके सुनिए कि फर्स्ट और पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ का मेरा क्या व्यूज है। लेट अस स्टार्ट। The first and second paragraph. The first paragraph is telling you about what you have already studied in civics. आपका सेवेंथ एथ और नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो सिविक्स का और पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक है उसमें आपने क्या पढ़ाई किया है। वो तो बहुत बेसिक हो गया, अभी ऑलरेडी आपने उसका पढ़ाई करके हो गया है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सीधा मूव करते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। तो सेकंड पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो बताता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी फोर्स में आया। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उसे हम रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1950, ऑब्वियसली ऑन 26 जनवरी। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें हमें बताया गया है कि बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या सोच के लिखा गया था। तो बेसिकली एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने इंडिया, इसके लिए हमने उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नोट डाउन किया है, हमने फॉर्म किया है। ये जो चैप्टर में है इसमें हम तीन इम्पोर्टेंट जो एरियाज है उस पे फोकस करेंगे। तो पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस और तीसरा है जुडिशियल सिस्टम। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है डेमोक्रेसी में, सबसे पहला पैराग्राफ है पॉलिटिकल मेजोरिटी। आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। अब आपने जब रीड किया तो आपको समझ में आया रहेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी का जो हम लोग का मीनिंग क्या है, कि डेमोक्रेसी मतलब लोग उसे चला रहे हैं। इट इज नॉट रूल्ड बाय वन पर्सन, या कोई राजा उसे रूल नहीं कर रहा है। हमने जिसे इलेक्ट किया है, जैसे कि फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने कंट्री को गवर्न कर रहा है। हम रूल कर रहा है ऐसा भी नहीं बोलते, रूल रूलर्स करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो गवर्न करते हैं। तो अब डेमोक्रेसी को सच में ट्रू सेंस में सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यही ये पैराग्राफ में बताया गया है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है फेयर इलेक्शंस कराना। क्योंकि जो पब्लिक है वो हर जगह पे आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। आप स्कूल में भी स्कूल लीडर बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि आपका तालुका है या विलेज है, तो वहां पे भी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी आप खड़े रह सकते हैं। आप जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए भी एलिजिबल है। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें उसके भी इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपको कंडीशंस है वो फुलफिल होना चाहिए, और कंडीशंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप एक पर्टिकुलर एज के होने चाहिए। बस इससे ज्यादा तीन चार जो लिमिटेशंस है या जो रूल्स है उसी में आप सेटिस्फाई होंगे तो आप कोई भी इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। यू कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, लेकिन इसे फ्री और फेयर करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इंडिया में देखा जाए तो काफी हद तक बहुत ही फेयर इलेक्शन होता है, और यही हमारी डेमोक्रेसी का ट्रूएस्ट सेंस में विक्ट्री है। सेकेंडली, ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्शन कमीशन है,
जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होता, और वो डायरेक्टली हमारे जुडिशरी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिपोर्ट करता है, और वही यहाँ पे फेयर और फ्री इलेक्शंस करवाता है। ऑब्वियसली आपने देखा रहेगा, तो आजकल अभी हम जो वोट देते हैं, पहले हम स्टैम्प मारते थे या पहले हम साइन करते थे। अभी ऐसा नहीं, अभी सीधा एक मशीन है, ईवीएम मशीन बोलते हैं, वहीं पे जाके आपको जिस पार्टी को आपको सिलेक्ट करना है या जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, आप उस पर डायरेक्टली जाके क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, which is right to vote. You can read this paragraph first and then see the next part of the video. यस, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है कि किसे है राइट टू वोट। तो इंडिया में अभी करंट बात करूं तो 18 इयर्स के ऊपर जो भी है, उन सबको अडल्ट माना जाता है, और वो सबको राइट टू वोट है, बी इट मेल और फीमेल। सो अब इन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री बताया है ये पैराग्राफ में, कि जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, तो जो राइट टू वोट था वो सबको नहीं था, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो सभी के सभी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कैंसिल कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जात का है तो ही वोट कर सकता है, या मैन है तो ही वोट कर सकता है, वुमेन है तो वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सबको राइट है वोट करने का। ऑब्वियसली आपका एज जो है वो 18 इयर्स के ऊपर होना चाहिए। इस एक्चुअली पहले कुछ सालों पहले तक ये 21 इयर्स था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे भी चेंज करके 18 साल कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया कि ये जो यंग जनरेशन है, उनको भी पॉलिटिक्स में एंट्री मिल गया, उनको भी समझ में आया कि हम एक डिसीजन ले सकते हैं 18 साल की उम्र से। इससे ये बेनिफिट हुआ कि एक तो क्वांटिटेटिव बेनिफिट तो हुआ ही, कि लोग बढ़ गए और लोग अभी वोट करेंगे, और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टीज आने लगे जो ये पर्टिकुलर एज ग्रुप उनको फेवर करता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्प्रूवमेंट था इंडिया के लिए। सेकेंडली, इससे ये फायदा हुआ कि इंडिया, जो कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स है वो और कोई कंट्री में इतने सारे वोटर्स नहीं है, तो इसके बावजूद इंडिया एक प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरह अभी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा विक्ट्री है। सो दिस इज मेंशन्ड इन दिस राइट टू वोट वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप यहाँ पे पॉज करके वापस पूरा अच्छे से पैराग्राफ गो थ्रू कीजिए, पहला वाला। या यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो राजा के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर बना वो पूरे के पूरे कंट्री को गवर्न कर रहा है, रूल करने के बराबर ही हो गया। तो इंडिया ने, या बेसिकली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेमोक्रेसी को ट्रूएस्ट सेंस में जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ये कर दिया है पावर। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो डिसीजन लेता है, उसके कैबिनेट में काफी सारे मिनिस्टर्स है। तो प्राइम मिनिस्टर सबका सब डिपार्टमेंट नहीं देखता, फाइनेंस कोई और देखता है, डिफेंस कोई और देखता है, होम मिनिस्ट्री कोई और देखता है। नो डाउट कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये सबको कंट्रोल करने का पावर है, लेकिन फिर देखा जाए तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। तो जो चीफ मिनिस्टर्स है वो अपने अपने स्टेट्स में ये सब देखेंगे, साथ में लोकल गवर्नमेंट्स है, सेल्फ गवर्नमेंट्स है। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उनको पूरा राइट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसीजंस लेने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ था, वो हुआ था 73rd और 74th अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है। तो ऑब्वियसली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऐसा नहीं था कि बस यही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहां पे एक प्रोविजन दिया गया है कि आप बार बार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसको लीगली करना पड़ता है, काफी सारे फॉर्म्स के साथ, काफी सारे फैसिलिटीज, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ
एक लॉ को चेंज होता है, एक